वैसे उस लड़के का नाम फेंग है और ये सेंट्रल डिसाइपल्स रैंक पर है। अब जब यूजे उसे लड़ने के लिए आगे आता है तभी वहाँ पर मास्टर केन आते हैं। यहाँ उनके साथ एक दूसरा डिसाइपल भी आ रहा था। ये डिसाइपल इनर डिसाइपल रैंक पर है और इसका नाम सी कॉन्ग है। ये यहाँ आकर यूजे से कहता है कि तुम्हें इसकी चाल में नहीं फंसना चाहिए। ये लड़का ऐसे ही सभी को भड़काता है जिससे कि ये उनसे फाइट कर सके। ये एक खास फैमिली से बिलोंग करता है। इनके पास एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। यूजे कहता है कि मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे फाइट कर उसे इसकी गलती समझानी है। इसके बाद अब उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है, जिसके दौरान अभी फेंग यहाँ अपने सामने उसी बैरियर को क्रिएट करता है जो उसकी खास टेक्निक है। इसकी खासियत है कि इस पर जो भी अटैक करो वो उतनी ही तेजी से वापस उसी पर आ जाता है जिसने वो अटैक किया हो। लेकिन अब यूजे आगे बढ़कर एक ही अटैक में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। यूजे का अटैक पावरफुल था, इस वजह से वो बैरियर उसके अटैक को नहीं रोक पाया। अभी जब यूजे फिर से अटैक करने के लिए बढ़ रहा था तो इस बार फैंग अपने सामने उस बैरियर की 3 लेयर्स को क्रिएट करता है, लेकिन यूजे ने इसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर फेंग और बाकी सभी बहुत हैरान थे, लेकिन अभी फेंग ने हार नहीं मानी थी। वो फिर से यूजे को आगे बढ़ने को कहता है और इस बार वो अपने ब्लड के साथ कनेक्ट करते हुए उस बैरियर का लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म क्रिएट करता है। ये फॉर्म बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर ये गलती से डिस्ट्रॉय हो जाए तो इससे फेंग की जान भी खतरे में आ सकती है। अब यूजे उस पर हमला करता है, जिस दौरान हम देखते हैं कि यूजे इस बार उस बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था, लेकिन फिर वो अपनी इविल गॉड की पावर को थोड़ा सा रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और फेंग सीधा एरिना के बाहर की तरफ गिरता है। वैसे अब वहाँ फेंग का मास्टर भी आ गया था। वो कह रहा था कि ये तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें किसी पर भी इस तरह से अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन अब यूजे भी उससे कहता है कि गलती इसकी है, मेरी नहीं। अब इतने में ही वहाँ पर मू रोंग और उसका भाई भी आ चुका था। मू रोंग का भाई यहाँ यूजे पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी सी कॉन्ग आगे आकर उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम सीनियर डिसाइपल हो, इसलिए तुम्हें किसी जूनियर डिसाइपल पर हमला नहीं करना चाहिए। पर अब यूजे आगे आकर उसे रोक देता है और कहता है कि आपको आगे आने की जरूरत नहीं, ये मेरी वजह से यहाँ आया है तो इससे मैं ही लड़ूंगा। पर अब यूजे भी जानता था कि ये लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो अभी इससे नहीं लड़ सकता। यूजे कहता है कि मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए, जिसके बाद हम लड़ाई कर सकते हैं। अब मू रोंग का भाई भी जानता था कि यूजे कमजोर है और 3 महीने में वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस वजह से मू रोंग का भाई मान जाता है और उनके बीच में ये शर्त लग जाती है कि जो भी शर्त हारेगा उसे सामने वाले की बात माननी होगी। अब इतने में ही वहाँ शेंग फेंग एकेडमी के एक और मास्टर की एंट्री होती है। ये है मास्टर वू, और अब वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि ऐसे चैलेंजेस से डिसाइपल आपस में ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़ाई फेयर तो नहीं होगी, क्योंकि यूजे अभी बहुत कमजोर है, लेकिन अब हम उसे सभी सुविधा देंगे जिससे कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। वो कहते हैं कि यूजे उनके ट्रेजर पेविलियन के अंदर से जो भी चीज चाहे ले सकता है। साथ ही साथ सेंट्रल डिसाइपल और इनर डिसाइपल्स को जो जो पर्क्स मिलते हैं वो भी यूजे को मिलने चाहिए। अब यहाँ पर जैस्मिन ये चीज देखकर बहुत खुश थी। वैसे मास्टर वू के जाने के बाद वहाँ सी कॉन्ग यूजे से कहने लगते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें पता भी है कि वो लड़का एक इनर डिसाइपल है। इस पर यूजे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसे हराऊंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी मिस यू अपने फादर के पास खड़ी हुई थी। यहाँ हमें जानने को मिलता है कि उसके फादर रॉयल फैमिली के एम्परर हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मिस यू उनसे कह रही थी कि चिंता मत कीजिए फादर, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इतने में ही अब वहाँ पर एक लड़का आता है। हमें जानने को मिलता है कि ये मिस यू का बड़ा भाई है। वो अभी यहाँ पर अपने फादर की हेल्थ देखने आया था। असल में उसे एम्परर की पोजीशन चाहिए, इस वजह से वो यही चाहता है कि उसके फादर मारे जाए, क्योंकि इसके बाद ये सारा राज्य उसे ही मिलेगा। वो यहाँ आकर यही कह रहा था कि आज भी आप जिंदा मिले। यहाँ मिस यू को तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका भाई अब उनके छोटे भाई मतलब थर्ड प्रिंस की बात निकालता है। वो बताता है कि वो भी दूसरे सेक्टर का सपोर्ट ले रहा है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लेकिन वो नहीं जानता कि मेरा साथ कौन दे रहा है। अब उसकी बातें सुनते हुए मिस यू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत आगे आती है और अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख देती है, जिसके बाद अब उसके भाई को वहाँ से जाना ही पड़ता है। अभी मिस यू के फादर उससे कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें भी अपनी पोजीशन नहीं दे सकता और इन दोनों को देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके बाद हमारी रॉयल फैमिली कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। अब मिस यू उनसे कहती है चिंता मत कीजिए, मैं एक लड़के को अपने साथ लेकर आई हूँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हमारी मदद कर सकता है। इस पर उसके फादर कहते हैं कि काश जैसा तुमने सोचा है वैसा ही हो। इसके बाद अब मिस यू वहाँ से चली गई थी। अगले सीन में हम यूजे और सी कॉन्ग को देखते हैं जो कि ट्रेजर पेविलियन के बाहर आ चुके थे। अब जब वो अंदर आते हैं तो यहाँ पर उन्हें बहुत सारे स्वॉर्ड बॉक्स दिखते हैं। सी कॉन्ग कह रहा था कि तुम इनमें से किसी भी एक स्वॉर्ड को चुन सकते हो। हर डिसाइपल एक ही स्वॉर्ड चुन सकता है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेजर ले जाने की परमिशन है। अब वो यूजे को बहुत सी तलवार दिखाता है, लेकिन यूजे को कोई सी पसंद नहीं आती। लेकिन
तभी यूजे को एक स्पॉट दिखती है जिसके अंदर से बहुत ही डेंस एनर्जी निकल रही थी। यूजे तुरंत ही उसे लेने को कहता है। ये देखकर सी कॉन्ग उसे वार्न करता है और कहता है कि इस तलवार को कोई नहीं चुनता। अब यूजे जब उसे उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तलवार बहुत ही भारी है, इसलिए कोई इसे नहीं चुनता क्योंकि कोई इसे उठा ही नहीं सकता। अब यूजे कैसे तैसे उसे उठा तो पा रहा था पर उसे वो ज्यादा देर तक उठाकर नहीं रख पाता। सी कॉन्ग कहता है कि तुम्हें दूसरी तलवार देख लेनी चाहिए, यहाँ पर बहुत सारी पावरफुल तलवार है। लेकिन अब यूजे ने मन बना लिया था, वो कहता है कि मुझे यही चाहिए। सी कॉन्ग ये देखकर बहुत हैरान थे पर वो कुछ कह नहीं सकता था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी। यूजे अभी उस तलवार को लेकर थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था जिससे वो कम से कम उसे उठा तो पाए। अब धीरे धीरे इसमें वो थोड़ा कामयाब भी हो रहा था क्योंकि अब उसे वो तलवार थोड़ी कम भारी लग रही थी। अब तभी वहाँ जैस्मीन आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने यही तलवार क्यों चुनी। तो इस पर यूजे कहने लगता है कि ये तलवार मुझे बहुत खास लग रही थी और ये बहुत भारी भी है, इस वजह से अगर मैं इसके थ्रू सही से अटैक करना सीख जाऊं तो सामने वाला डिसाइपल मुझे अपनी तलवार से रोक ही नहीं सकता। और वो ये भी कहता है कि जब मैं पावरफुल बन जाऊंगा फिर हमें डरने की और फिर से इस तरह से भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। अब उसकी बातें सुनकर जैस्मीन थोड़ी सी उदास हो गई थी। यूजे को ये चीज समझ नहीं आती पर जैस्मीन बताती है कि यूजे बिल्कुल उसके भाई की तरह बातें कर रहा है। अब यूजे ये बात सुनकर हैरान था कि जैस्मीन का कोई भाई भी है। जैस्मीन बताती है कि उसका भाई बहुत अच्छा था और बहुत स्ट्रॉन्ग भी था। उसके पास भी इसी तरह की एक हैवी स्वॉर्ड थी जिसे वो गार्जियन स्वॉर्ड कहता था। वो इतना पावरफुल था कि उसे हरा पाना अच्छे की बस की बात नहीं थी और वो हमेशा यही कहता था कि वो हमेशा जैस्मीन और उसकी मदर को प्रोटेक्ट करेगा। अब आगे क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, पर जैस्मीन यहाँ बात को थोड़ा सा बदलते हुए कहती है कि उसे कई सारी टेक्निक्स पता है जो कि वो यूजे को सिखा सकती है। यूजे इस चीज से बहुत खुश था, जिसके बाद वो दोनों वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। यहाँ पर आकर अभी जैस्मीन यूजे के माइंड में उसी टेक्निक को डाल देती है। इस टेक्निक का नाम ग्रेट डाउ बुद्धा टेक्निक है। अब यूजे ये देखकर खुश था कि उसे इस टेक्निक की प्रैक्टिस वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, पर फिर जैस्मीन बताती है कि अभी उसे इस टेक्निक को मास्टर भी करना होगा। इस चीज में उसके भाई को करीबन 1 महीना लगा था, लेकिन यूजे को इसमें उसके हिसाब से ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि यूजे उसके भाई से कम लेवल पर है। अब वो कोशिश करता है लेकिन इसके बाद वो एक अलग सी जगह पर आ चुका था जहाँ वो बादलों के ऊपर था और तभी अचानक से वो नीचे गिरने लगता है और होश में आ जाता है। जैस्मीन कहती है कि तुम्हें इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तभी वहाँ पर मिस यू आती है। वो थोड़ी चिंता में लग रही थी। वैसे वो यूजे को यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस कहने के लिए आई थी क्योंकि उसने शैंग पेंग एकेडमी को ज्वाइन कर लिया है और साथ ही साथ अभी उसे यूजे की चिंता भी हो रही थी क्योंकि यूजे ने मू रॉन्ग के भाई को चैलेंज किया है जो कि बहुत पावरफुल डिसाइपल है। यूजे कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसे हरा दूंगा। अब जब मिस यू वहाँ से जाने वाली थी तो उसके पहले वो यूजे को एक जेड क्रिस्टल देती है और कहती है कि अगर तुम इसे कभी भी डिस्ट्रॉय करोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और मैं तुरंत वहाँ पर आ जाऊंगी। अब यूजे उसे थैंक यू कहता है। वैसे यूजे को अभी वो थोड़ी टेंशन में लग रही थी। अब वो उससे इसकी वजह पूछता है तो इस पर मिस यू बताती है कि उसका फादर बीमार है, इस वजह से वो थोड़ी टेंशन में है। यूजे कहता है कि चिंता मत करो, मैं 2 मिनट में उनकी बीमारी का पता लगा लूंगा। लेकिन अब मिस यू कहने लगती है कि नहीं, उनके पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और अभी वो इलाज करा रहे हैं। असल में वो यूजे को अपनी असली आइडेंटिटी बताना नहीं चाहती थी, पर इसके बाद भी यहाँ यूजे को भी अब थोड़ा सा डाउट होने लगा था। वैसे अब अगले दिन हम देखते हैं कि सी कॉन्ग भी यूजे को वहाँ उस सिटी के एक एनर्जी टार के अंदर लेकर आया था जहाँ पर सभी कल्टीवेटर्स कल्टीवेट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा है, इस वजह से उन्हें कल्टीवेशन में बहुत हेल्प मिलती है। अब यहाँ आने के बाद यूजे सामने एक बड़ा सा क्रिस्टल देखता है जिस क्रिस्टल पर पूरे 100 नाम लिखे हुए थे। ये इस अकेडमी के 100 ग्रेट डिसाइपल्स का नाम है, जिसमें से एक नाम सिर्फ 17 साल के लड़के का था। लेकिन यूजे को जानने को मिलता है कि भले ही उस लड़के ने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया था, लेकिन एक लड़ाई हार जाने के बाद से उसे अभी तक किसी ने नहीं देखा है। इसके बाद अभी यूजे आगे बढ़ते हुए कुछ हैरानी से सोच रहा था। ये देखकर सी कॉन्ग कहने लगता है कि मैं जानता हूँ तुम हैरान हो क्योंकि तुमने एक नॉर्मल सी एकेडमी में इतने पावरफुल डिसाइपल होने का एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन अब वो बताता है कि हर पावरफुल डिसाइपल का सपना होता था कि वो शेंग फेंग एकेडमी को ज्वाइन कर सके। लेकिन अभी धीरे धीरे शेंग फेंग एकेडमी की ग्लोरी थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि यहाँ की जो रॉयल फैमिली है उसमें एम्परर बनने के लिए फर्स्ट प्रिंस और थर्ड प्रिंस आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब वो यूजे से इस बारे में ज्यादा ना सोचने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले सीन में यूजे उस जगह पर आ चुका था जहाँ वो कल्टीवेशन कर सकता है। यहाँ वो सोचता है कि उसे भी उसी टेक्निक की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो उसे जैस्मीन ने दी है। अब उस ग्रेट डाउ बुद्धा टेक्निक का यूज करते वक्त वो फिर से उन्हीं क्लाउड्स के बीच आ चुका था जहाँ उसे इस बार एक स्पिरिट दिखती है। वो स्पिरिट कहती है कि तुमने बहुत कुछ झेला है, तुम्हारी पिछली लाइफ भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और ये लाइफ भी कुछ खास नहीं जा रही है। यहाँ यूजे को भी अभी वही सारी मेमोरीज दिखाई दे रही थी और यूजे इससे दुखी भी हो गया था। अब वो स्पिरिट कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस सब बुरी यादों से दूर करा सकती हूँ। तुम्हें बस मेरे बनाए एक गेट से होकर गुजरना होगा, बाद में तुम्हारे साथ हर चीज अच्छी होने लगेगी, साथ ही तुम एक नॉर्मल लाइफ जी पाओगे। अब यूजे कहता है कि नहीं, उसे नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी। ये देखकर वो स्पिरिट भी हैरान थी और अब सही डिसीजन लेने की वजह से यूजे को फाइनली ग्रेट डाउ बुद्धा टेक्निक सीखने की ऑफिशियल परमिशन मिल जाती है। अब जब यूजे ही बाहर आता है तो जैस्मीन उससे कहती है कि तुमने टेस्ट को पास कर लिया है, अगर तुम एक आसान रास्ता चुनते तो कभी भी इस टेक्निक को नहीं सीख पाते।
बातें। यहाँ वो ये भी बताती है कि इस खास टेक्निक में कई सारे लेवल्स हैं। जैसे अभी यूजे को ये टेक्निक मिली है तो अभी वो इसके फर्स्ट लेवल पर है। वैसे जैस्मिन उससे ये भी कहती है कि कमाल है, तुमने सिर्फ 3 दिन के अंदर इस टेक्निक को पा लिया। ये सुनकर यूजे थोड़ा हैरान था। वो कहता है कि 3 दिन, तो इस पर जैस्मिन कहने लगती है कि हाँ, तुम्हें उस वर्ल्ड में 3 दिन बीत चुके हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी मास्टर वू और मास्टर केन साथ में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। जहाँ मास्टर वू को अभी थोड़ी चिंता हो रही थी क्योंकि यूजे को 3 दिन हो चुके हैं उस एनर्जी टावर में गए हुए। इस पर मास्टर केन कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए। वैसे इसके बाद अब हम वापस से यहाँ एनर्जी टावर के अंदर आ जाते हैं। अभी यूजे कल्टीवेशन कर रहा था और उसी टेक्निक को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा था। कुछ देर में वो ब्रेक थ्रू कर लेता है, लेकिन अब उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम पड़ने लगी है। उसे जानने को मिलता है कि इस टेक्निक की वजह से ही ऐसा हो रहा है। जैस्मिन कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द मैजिक क्रिस्टल ढूंढने होंगे, उनसे तुम अपनी एनर्जी रिकवर कर सकते हो। अब वो तुरंत ही वहाँ से निकलने लगा था। बाहर आने के बाद उसे युआन बाओ मिलता है जो कि यूजे से ही मिलने के लिए आ रहा था। वो यहाँ यूजे को देखकर बहुत खुश था। यूजे भी बातों बातों में पूछता है कि आजकल तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। इस पर युआन बाओ कहता है कि हाँ, मेरी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है और मेरे दोस्त भी मेरी मदद कर रहे हैं। लेकिन अब तभी यूजे देखता है कि युआन बाओ को तो थोड़ी सी चोट लगी हुई है। यूजे समझ गया था कि उसकी किसी के साथ लड़ाई हुई है, लेकिन युआन बाओ खुद से किसी से लड़ने वालों में से नहीं है। इस वजह से यूजे वजह पूछता है तो युआन बाओ पहले तो नहीं बता रहा था, लेकिन फिर वो बाद में उसे वजह बता देता है। जिसके बाद वो दोनों वही उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ वो लड़के थे जिन्होंने युआन बाओ को मारा था। अब यहाँ आकर यूजे उन्हें बहुत बुरी तरह पीटता है। एक लड़का कह रहा था कि वो किसी फेमस ग्रुप का मेंबर है और वो यहाँ अपना बैच भी यूजे को दिखाता है। यूजे को उस ग्रुप के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बैच को रख लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बैच फ्यूचर में शायद उसके काम आ सकता है। इसके बाद वो बाहर आकर युआन बाओ को समझाता है कि उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अब युआन बाओ भी हाँ करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जैस्मिन यूजे से कह रही थी कि ये स्ट्रॉन्ग शायद ही बन पाएगा क्योंकि इसकी कल्टीवेशन बहुत स्लो है, जिस वजह से इसे स्ट्रॉन्ग बनने में टाइम लगेगा। साथ ही ये बहुत सीधा है, इस वजह से लोग इसका फायदा उठाते हैं। तुम्हें भी इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, वरना इसे अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे पाओगे। मगर अब उसकी इन बातों में यूजे को और ज्यादा चिंता होने लगी थी। अगले सीन में